हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द मुगल एम्पायर। तो इस चैप्टर में हम हुमायूं, अकबर, बाबर, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इमेजिन करो आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में एक मेगा बैटल चल रहा है और वहां पर एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है एक तरफ जिसका नाम है बाबर, और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ, कोई सेटल होने नहीं। एग्जैक्टली 1526 में पानीपत की लड़ाई में ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पर बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। और फिर क्या हुआ, यहीं से मैच शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। फिर आए हुमायूं, जो कि बहुत ही अनलकी थे, जहां भी जाते वहां डिफीट मिलती। ऐसा समझ लो कि एक ऐसा प्लेयर जो दूसरों को आउट होता देखकर बस खुश हो लेता था, लेकिन उन्होंने कमबैक किया 15 साल बाद। उनके बाद आए अकबर, ओजी किंग, बस नाम ही इनका काफी है। अकबर ने अपना एम्पायर तलवार से नहीं बल्कि दोस्ती, टॉलरेंस और नवरत्न के स्मार्ट तरीकों से बनाया। उसके बाद आए जहांगीर, थोड़ा चिल वाइब, थोड़ा शायराना अंदाज, और हाँ, उन्होंने गेट पर एक सोने की चेन लगाई थी, लिटरली लाइक बेल बजाओ और जस्टिस पाओ। फिर आए शाहजहां, प्यार के सुल्तान, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, एक दुनिया का सबसे रॉयल लव लेटर विच वॉज मेड ऑफ मार्बल। और आखिर में आए औरंगजेब, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, नो मजाक मस्ती, टाइट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स, और इतनी लंबी बैटल लड़ी कि पूरे मुगल एम्पायर की वेल्थ ड्रेन हो गई और पूरी की पूरी बैटरी डाउन हो गई। लेकिन मुगल्स ने सिर्फ बैटल्स नहीं जीती, बट उन्होंने बनाया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग्स, और हाँ, कुछ एपिक मुगल वाइब्स का भी। तो चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और पीछे चलते हैं मुगल एम्पायर के डैज़लिंग वर्ल्ड में। तो अब हम इंडियन हिस्ट्री के उस ब्लॉकबस्टर पीरियड पर जा रहे हैं जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। तो सोचो, कुछ लोग आए थे सेंट्रल इंडिया से, और सेंट्रल इंडिया से आकर उनका मकसद सीधा था कि हम कोई ट्रेड करने नहीं आए हैं, बट हम आए हैं बॉस बनने। तो ऐसा ही हुआ, 1526 में ये सफर शुरू हुआ और 1770 में औरंगजेब के साथ ये सफर खत्म हो गया। और धीरे धीरे इन लोगों ने दिल्ली के आसपास कब्जा करना जारी रखा, लेकिन बाय द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857 इनका एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। द मुगल एम्पायर इज द की एपॉक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। एपॉक मतलब कि एक हिस्ट्री का ऐसा टाइम पीरियड या एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर कुछ की इवेंट्स हुए हों। तो मुगल एम्पायर भी वैसा ही था हमारे लिए। तो इनका ओरिजिन हुआ था मुगल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया। तो बेसिकली ये वो लोग थे जो सेंट्रल इंडिया से आए थे, और इनका पर्पस था टू कॉन्कर एंड रूल, और ये कोई ट्रेड करने नहीं आए थे जैसा हमने सुना। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस एम्पायर, तो हमने पढ़ा था, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जहां पर हमने दिल्ली सल्तनत की कहानी पढ़ी थी। तो उसमें हमने लास्ट रूलर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, SKTSL। तो L was the लोदी डायनेस्टी। तो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट किया पानीपत की वॉर लड़ाई में, और फिर यहाँ से सफर शुरू हो गया द मुगल एम्पायर का। सो मुगल एम्पायर रूल्ड इंडिया फ्रॉम CE 1526, जब पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी, तब से लेके 1707 तक। नाउ द फाउंडेड आफ्टर द बाबर्स विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो इसका मतलब जो इनका फर्स्ट रूलर था, कौन था फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये नाम याद होने चाहिए। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, और उन दिल्ली सल्तनत के अंडर 5 डायनेस्टीज आती हैं। उन 5 डायनेस्टी में शुरुआत किसने की, एंड कहाँ पर हुआ, और उनमें अगर कोई अलग से कोई चमका है सितारा या कोई ऐसा रूलर जो
काफी ब्रेव, ब्राइट, या फिर उसके कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव चीजों ने काफी मतलब एक प्रकाश डाला है हमारी हिस्ट्री पर, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए. So it was founded by the Babur's victory. So it reached its peak during the reign of Akbar, Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. तो इनको हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब शुरुआत तो इन्होंने कर दी, लेकिन आगे वाले रूलर्स ने भी काफी अच्छा काम किया, मतलब काफी ऐसा काम किया जिससे ये और पावर में आते गए. नाउ द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर. तो डिक्लाइन हुआ जब औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, तो इनके बाद एम्पायर वीक होने लग गया और मुगल्स ने फिर भी दिल्ली और उसके आसपास के अराउंड के एरियाज, मतलब आसपास के एरियाज में वो फिर भी रूल करते रहे, लेकिन पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी. और ऑफिशियली 1857 में जब ब्रिटिशर्स आए, तो ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया और अब शुरू हो गई हमारी कंट्री पे कहानी ब्रिटिश रूल की. तो सिग्निफिकेंस क्या है मुगल एम्पायर का? सो एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्पायर. तो आप देखोगे क्या क्या इन्होंने काम किए हैं, जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं. देन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर एंड कल्चर. तो हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन, हम आर्किटेक्चर और कल्चर पे काफ़ी चीज़ों इन्होंने कंट्रीब्यूट की हैं. सेट द स्टेज फॉर लेटर कॉलोनियल कंट्रोल इन इंडिया. तो ये सब हुआ था मुगल एम्पायर के टाइम पे. अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम सोर्सेज निकालें, कि हमें कैसे पता कि उस समय कुछ हुआ था, क्योंकि उस समय का कोई इंसान आज तो है नहीं. तो सोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, जो चीज़ें बनी हुई होती हैं हमारे आसपास, बनी हैं या हमने खोद के नीचे से निकाली हैं वो, और दूसरा लिटरेरी रिकॉर्ड, जो बुक्स या कोई रिकॉर्ड्स या कहीं पर भी लिखा हुआ होता है, दैट कम्स अंडर द लिटरेरी रिकॉर्ड्स. तो अगर हम मुगल हिस्ट्री की बात करें, तो ये पूरा जो मुगल एम्पायर का टाइम था, ये कुछ 200 साल तक का था. इन्होंने 200 साल हमारी कंट्री पे राज किया. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1526 एंड एंडेड एट अराउंड 1707. मतलब उसके बाद भी इनका राज था, लेकिन धीरे धीरे ये वीक होते चले गए. नाउ द की लिटरेरी सोर्सेज. तो सबसे पहला आता है लिटरेरी सोर्सेज में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आईने अकबरी बाय अबुल फजल. तो अबुल फजल उनके 9 जेम्स में थे, अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स में थे, और वो इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव थे कि वो अकबर के फेवरेट बन चुके थे. तो इन्होंने डिटेल में लिखा था, अकबरनामा लिखा है. अकबरनामा में इन्होंने डिटेल में अकबर के बारे में लिखा है कि उनके समय पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सोशल इम्पैक्ट क्या था, उनकी लड़ाइयाँ, हर चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा गया है. वहाँ के कल्चर, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मुगल गवर्नेंस. तो इसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, जिससे हमें मुगल एम्पायर की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है. तो ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द अकबर्स कोड एंड ही वॉज अ सन ऑफ शेख मुबारक, जो कि एक पर्शिया के सूफी थे. उनके यंगर ब्रदर थे पोएट फैजी, जिन्होंने इन्हें अकबर के कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, और वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव थे कि वो बन चुके थे अकबर के फेवरेट. सो ही रोज टू बिकम अकबर्स प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू हिज एबिलिटी एंड डिवोशन. फिर क्या था, उन्होंने लिखा आईने अकबरी. तो बेसिकली अकबरनामा लिखा. अकबरनामा वाज रिटन बाय अबू फजल, ये पता होना चाहिए. और इसमें एक पार्ट था आईने अकबरी. तो इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उन अकबर के कॉन्क्वेस्ट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ रिलीजन क्या फॉलो होता था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, हॉबीज और क्वालिटीज एंड वर्च्यूज ऑफ अकबर. तो हर चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन थी. अब इनका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इनकी राइटिंग्स इतनी एलिगेंट थी और इतनी पावर थी कि अब्दुल्ला उस बेस ने लिखा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अकबर्स स्वॉर्ड बट आई एम अफ्रेड ऑफ अबुल फजल्स पेन. तो मतलब ये इतना इम्प्रेसिव और इतना बढ़िया लिखते थे.
So it helped Akbar in starting the new faith Din-e-Ilahi in 1582 CE। तो ये कब शुरू हुआ था और किसकी मदद से ये शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। So he was a true Sufi and intellectual force in Mughal India। तो ये इनका जो विजन था, इनकी जो थिंकिंग थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ये एक ट्रू सूफी और इंटेलेक्चुअल फोर्स कहलाए जाते हैं मुगल एम्पायर के। अब बात करते हैं मुगल आर्किटेक्चर की। तो ऐसा नहीं था कि मुगल लोग सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ते थे, बट दे वर द ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट। तो आर्ट, आर्किटेक्चर और पर्शियन इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनवाए हैं। ये काफ़ी ग्रेट बिल्डर्स रहे हैं एंड थ्रू आउट द डिफरेंट रीजन्स, जहाँ जहाँ इन्होंने रूल किया है वहाँ वहाँ इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। हुमायूं टूम, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट। तो एक एक को डिस्कस करेंगे इनके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायूं टूम की। तो ये नीचे फोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज कि ये एक ना बहुत ही अर्ली मॉन्यूमेंट माना जाता है मुगल एम्पायर का, जो हाजी बेगम ने बनवाया था अकबर के रीन के, मतलब जब अकबर रूल कर रहे थे उनके उस समय पर। तो ये अर्ली मुगल मॉन्यूमेंट है। तो इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखा गया है इस मॉन्यूमेंट में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रेड सैंडस्टोन विद मार्बल डेकोरेशंस। तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और मार्बल से डेकोरेटेड है। नेक्स्ट, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट अंडर अकबर्स सुपरविजन। तो ये वो मॉन्यूमेंट है जो अकबर के सुपरविजन के अंडर ही बना था। इसमें द की बिल्डिंग्स जो अंदर है वो है दीवाने आम, मतलब एक ऐसा हॉल जहां पर पब्लिक ऑडियंस होती थी। देन दीवाने खास, जो एक प्राइवेट ऑडियंस के लिए हॉल बनाया गया था। जहांगीरी महल, अकबरी महल, ये अलग अलग बिल्डिंग्स इस पैलेस के अंदर थे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका मॉन्यूमेंट माना जाता है जो अकबर की नई कैपिटल सिटी भी बनी, एंड दैट वाज फतेहपुर सीकरी। और वी.ए. स्मिथ जो हमारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बोला है दिस इज अ रोमांस इन स्टोन। तो इसमें कुछ नोटेबल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि जोधाबाई जो इनकी हिंदू रानी थी, उनके लिए इन्होंने पैलेस बनवाया था जो हिंदू स्टाइल के टेम्पल के जैसा था। दूसरा, पैलेस ऑफ मरियम, तो इसमें पर्शियन म्यूरल पेंटिंग्स देखी गई हैं। देन हाउस ऑफ बीरबल, ये ऑर्नामेंटल कार्विंग से डेकोरेटेड है, बहुत ही अच्छी कार्विंग्स हैं इसमें। देन पंचमहल, जो पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते थे उन्हें विहार्स बोलते थे, तो बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर पंचमहल में देखा गया है। फिर बुलंद दरवाजा जिसकी हाइट 40 मीटर है, और ये बनवाया गया था जब मुगल्स ने गुजरात पे जीत पाई थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब अदर मॉन्यूमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी, इसमें आता है इबादत खाना। तो इट इज द हॉल फॉर रिलीजियस डिस्कशंस। देन टूम ऑफ सलीम क्रिस्टी, इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, और ये एक मास्टरपीस है। तो ये सब दिखाते हैं अकबर का इंटरेस्ट इन रिलीजन एंड आर्किटेक्चर। तो आई होप इतने आपको समझ आए हैं। अब हम बात करने वाले हैं ताजमहल की। तो कौन है जिसने ताजमहल के बारे में नहीं सुना है ना? तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने देखा भी होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल monuments that you have seen till now? Do let me know in the comments. अब बात करते हैं ताजमहल की। तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। तो यमुना नदी के किनारे एक ये ब्यूटिफुल मास्टरपीस है मुगल एम्पायर का। तो मौज़लेम इज मेड अप ऑफ द प्योर वाइट मार्बल। इसका मतलब होता है मकबरा या फिर एक टूम, ठीक है, जहां पर किसी की बॉडी दफनाई गई हो। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल एंड रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये लोकेटेड है यमुना के बैंक्स पर। अब आगे आते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेड फोर्ट, जो फिर से शाहजहां ने ही बनवाया था, और ये रेड स्टोन का बना हुआ है। इट हाउसेस द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जिसमें रंग महल, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं रेड फोर्ट के अंदर। दीवाने खास सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है, ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटेड विद जेम्स, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मतलब ये जो दीवाने खास है ये डेकोरेट किया गया है बहुत ही प्रेशियस ज्वेल्स से।
इनमें जो मार्बल बना हुआ है उसके अंदर वाटर चैनल्स हैं जो इसकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं। और एक पर्शियन फेमस वर्स है जिसमें ये लिखा, मतलब पर्शियन फेमस वर्स में ये एनग्रेव किया गया है, इफ देयर इज अ हेवन ऑन द अर्थ इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। तो ये कहाँ लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेड फोर्ट में लिखा गया है। अब आते हैं हम जामा मस्जिद में। तो जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था अपनी नई कैपिटल को डेकोरेट करने के लिए दिल्ली में। तो इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क कहा जाता है इंडिया में, और ये कंस्ट्रक्शन कुछ 10 साल में कंप्लीट हुई थी, और उस समय इसे बनाने में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली, कम से कम नहीं, अप्रोक्सीमेटली। So it was built on high platform which is accessible by 35 steps, and it is designed to attract the worshippers from afar and proclaim the glory of Islam. So ईश्वर प्रसाद जी कहते हैं कि जामा मस्जिद is more impressive than even the मोती मस्जिद in आगरा। तो ये जामा मस्जिद मोती मस्जिद से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और अगर आपको इसकी खूबसूरती देखनी है तो आपको इसके ऊपर स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाकर आपको इसकी रियल ब्यूटी दिखाई देती है। अब हम आ गए हैं क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ मुगल्स। तो क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड मतलब अब हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, और अब हम फर्स्ट मुगल रूलर से लेके लास्ट मुगल रूलर तक की बात करेंगे। सबसे पहले आए थे बाबर, जिन्हें फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है इंडिया में। दूसरे थे हुमायूं। तो इनका ये जो टाइम है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। बस वहीं से मुगल एम्पायर शुरू हुआ था, और ये 1530 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद आए हुमायूं जो 1530 से 1540 तक रूल किया। फिर उसके बाद ये अपने ही रिश्तेदारों की लड़ाइयों से परेशान थे, 15 साल तक एग्जाइल में रहे, और फिर पर्शिया की मदद से 15 साल बाद वापस आए 1555, और 1556 में इनकी डेथ हो गई। देन अकबर 1556 से 1605 तक रहे। फिर आए जहांगीर जो 1605 से 1627 तक रहे। देन शाहजहां 1627 से 1658 तक रहे। और फिर लास्ट इनके रूलर थे औरंगजेब 1558 से 1707। और औरंगजेब के आने के बाद, के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद मुगल एम्पायर स्लोली खत्म हो गई। अब शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ना इन सब के बारे में। सबसे पहले है बाबर। तो बाबर का रूल हमने जैसे बात की, वो तो फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, और ये 1526 में इन्होंने रूल करना शुरू किया था। ही वॉज द सन ऑफ रूरल फारहगान उज्बेकिस्तान से। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम फादर साइड, और गेनिस खान फ्रॉम द मदर साइड। तो ये गेनिस खान आपने कहीं सुना है? याद है जब हम स्लेव डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर इल्तुतमिश के टाइम पर गेनिस खान इंडिया की बाउंड्री पर आया था शरण मांगने। मंगोल्स के अटैक, मंगोल्स उसके पीछे पड़े थे, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि हम आपको शरण नहीं देंगे, और इस तरह इल्तुतमिश ने इंडिया को मंगोल्स के अटैक से बचाया था। लो, वो तो नहीं आया, लेकिन उसी का डिसेंडेंट आगे यहाँ पर पहुंच गया। Then he became the ruler of Kabul, and then he turned towards India. तो पहले काबुल पर रूल करना शुरू किया और फिर इंडिया की तरफ मुड़ गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, and बाबर invited the nobles of Ibrahim Lodi to India. Defeated Ibrahim Lodi at Panipat and declared himself the emperor of Delhi and Agra. तो उसको डिफीट करने के बाद इसने बोला कि I am the एम्परर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। इसके सिवा उसने और भी कुछ बैटल्स लड़ी, जैसे कि बैटल ऑफ खानवा 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, और बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 में। तो जो 1530 में तो वो मर गया। इससे अच्छा था जब कहीं रूल करना शुरू किया था तो शांति से अच्छे से रूल ही कर लेता, राइट। तो अगले 3 साल मतलब 1526 से 27, 28, 29 में लड़ाई करता रहा और फिर मर गया। सो द बैटल ऑफ खानवा ही डिफीटेड राणा संगा राजपूत को। देन बैटल ऑफ चंदेरी, इन्होंने मिदेनी राई को डिफीट किया मालवा में। देन गागरा में इन्होंने अफगान और नुसरत शाह को डिफीट किया बंगाल में। अब ही इज ऑल्सो सेट टू बी, मतलब ये सिर्फ बैटल्स ही नहीं लड़ रहे थे, बट ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही हैड अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, एंड दैट इज
तुज़ुक-ई-बाबरी विच इज अ वैल्यूएबल लिटरेचर, मतलब इस लिटरेचर से हमें इनके बारे में काफी कुछ पता चला है. सो द लवर ऑफ नेचर, पोएट, स्पोर्ट्समैन एंड ऑल्सो अ म्यूजिक एंथुजियास्ट, एंड फाइनली ही डाइड इन 1530. 4 साल लड़ाइयां करने के बाद he died in 1530. Now the son of Babur was Humayun and he succeeded in 1530. So 1530 से उन्होंने शुरू किया, मतलब बाबर का बेटा हुमायूं अब वो गद्दी पर बैठा. तो 10 साल तो राज किया, लेकिन वही है, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार उससे लड़ाई कर रहे थे. So he faced internal hostility from his brothers and rebellions of Gujarat and Malwa. तो मेजर चैलेंज तब आया जब शेरशाह सूरी, जो अफगान रूलर थे बिहार के, वो इनकी लाइफ का एक मेजर चैलेंज आया. ही गॉट डिफीटेड और उन्हें 15 साल का एक तरह से वनवास हो गया. सो ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह इन द बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और फिर बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540. फिर वो वॉन्डरर हो गए, एग्जाइल चले गए 15 साल के लिए. 1540 से 1555 तक वापस आए, एंड द सन अकबर वॉज बोर्न इन अमरकोट सिंध इन 1542. तो इनका बेटा पैदा हुआ था 1542 में. ठीक है, कहाँ पर हुआ था? सिंध के अमरकोट में. अब जब ये वापस आए तो इन्होंने पर्शियन रूलर्स की हेल्प से अपनी गद्दी को वापस लिया, एंड ही रीगेन्ड हिज थ्रोन 1555 में, बट ही वॉज डिफीटेड बाय द सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह who died in 1545. तो वैसे तो ये थ्रोन पर बैठे थे 1555 में, लेकिन शेरशाह सूरी 1545 में मर चुके थे. देन ही ऑल्सो डाइड इन 1556. तो लड़ाइयाँ करते रहे और फाइनली क्या हुआ? मर गए. तो लड़ाइयाँ क्यों करनी है, शांति से रह लेते हैं. उसके बाद आए द ग्रेट अकबर. तो अकबर ने रूल किया 1556 से 1605. तो अकबर किसके बेटे थे? बाबर या हुमायूं? हुमायूं के. तो एग्जाइल में 1542 में जब वो एग्जाइल में थे हुमायूं, तब उनका बेटा पैदा हुआ था अकबर. तो अकबर देन रूल्ड 1555 में. हुमायूं ने अपना थ्रोन वापस ले लिया, और फिर उनके मरने के बाद 1556 से अकबर ने अब राज करना शुरू किया. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर्स जिन्होंने तकरीबन 50 साल तक रूल किया. ही वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर, और उनके कोर्ट में 9 जेम्स थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है, जिनमें से कुछ फेमस नाम है बीरबल. तो अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने सुनी होंगी. दूसरे तानसेन, जिनके गाने से बारिश हो जाती थी. अबू फजल, जिनके बारे में हमने सुना, जिन्होंने अकबरनामा लिखा और डिटेल में अकबर की लाइफ के बारे में, उस समय की सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, सब के बारे में लिखा था आईने अकबरी में. देन फैजी, अगेन द सूफी पोएट इन हिज कोर्ट. तो ये कुछ नाम हैं उनके 9 जेम्स में से. देन कमिंग ऑन टू द अकबर द ग्रेट की अर्ली लाइफ और गार्डियन के बारे में. तो ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 13. तो मतलब 1542 में वो पैदा हुए थे और 1556 में उन्होंने राजगद्दी संभाली, मतलब वो तब जस्ट 13 साल के थे. तो इनिशियली किंगडम वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय हिज गार्डियन बहराम खान. तो जो उनके गार्डियन थे बहराम खान, उन्होंने इनिशियली, क्योंकि वो बहुत छोटे थे अकबर, तो उनके बिहाफ पर बहराम खान ने उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा. देन एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. अब धीरे धीरे क्या हुआ? इट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, और उन्होंने अपने एम्पायर को स्ट्रेच करना शुरू किया. तो वो एक तरफ तो वेस्ट की तरफ को अफगानिस्तान में, और ईस्ट की तरफ को उन्होंने बंगाल तक अपने एम्पायर को स्ट्रेच कर दिया. नॉर्थ में हिमालयाज और साउथ में विंध्यास तक वो बढ़ते गए. सो ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 15 सूबाज, मतलब 15 प्रोविंसेस बनाए. अब एम्पायर बढ़ रहा था, तो हमने पढ़ा है ना, पहले भी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जितना बड़ा एम्पायर होगा उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल है. तो उन्होंने भी अपने एम्पायर को 15 सूबा या 15 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया ताकि वो बेटर चला सके. तो ये पूरा एक मैप है जो आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अकबर का रूल था. तो देखो, अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक अकबर का रूल था, और यहाँ पर हिमालय से लेकर इस एरिया तक, ये पूरा एरिया आता था अकबर के अंदर. अब बात करते हैं राजपूत की पॉलिसीज और रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में. अब
ये एक ऐसे किंग थे जिन्होंने राजपूतों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सो ही वन द लॉयल्टी ऑफ द राजपूत। और एक राजपूत प्रिंसेस, क्या नाम है याद है आपको, जोधाबाई, उनकी शादी भी अकबर से हुई। ही अपॉइंटेड राजपूत्स to the high positions in his court and he showed kindness to the conquered Rajput rulers। तो इवन जो जिनके ऊपर इन्होंने जीत भी हासिल कर ली थी उनके लिए भी ये काफ़ी काइंड थे, उन राजपूत रूलर्स के लिए भी ये काफ़ी काइंड थे। ही प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड देन ही अबॉलिश्ड जिग्जा टैक्स और पिलग्रिम टैक्स एंड अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो लोगों के पास अब वो समय आ चुका था जब लोगों के पास अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम थी। उन्होंने अलग अलग टैक्सेस को अबॉलिश किया। जाजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, स्पेशली हिंदूज पर, कि अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस टैक्स को अबॉलिश किया। और दूसरा पिलग्रिम टैक्स, मतलब जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था, उन्होंने इस टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया। अब इनके कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। तो इन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहां पर उन्होंने एक एफिशिएंट मिलिट्री और रेवेन्यू सिस्टम बनाया। इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ही फ्लरिश्ड। इनके टाइम पर म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर सब कुछ फ्लरिश हो रहा था। तो ये तो थे अकबर। अब अकबर के बाद आए जहांगीर, जो कि एक प्लेजर लविंग रूलर थे। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक रूल किया। ये काफ़ी पीस लविंग थे और बहुत टाइम तो मतलब ये सारी की सारी रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने सब अपनी वाइफ नूरजहां के हाथ में दे रखी थी। सो ही डेलीगेटेड गवर्नेंस लार्जली टू हिज वाइफ नूरजहां। और इन्होंने अपने फादर अकबर की पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अपने फादर की पॉलिसीज को, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। और जब यूरोपियंस आए इनके टाइम पर तो यहाँ पर इंडिया में कुछ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। सो जस्टिस एंड स्कॉलरशिप। अब जहांगीर जो थे ना वो जस्टिस में बड़ा मानते थे, तो उन्होंने ही वॉज फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने एक गोल्ड चेन लगा रखी थी अपने पैलेस के गेट पर कि अगर कोई भी न्याय चाहता है तो आओ, घंटी बजाओ और एम्परर आएंगे और वो उन्हें जस्टिस दिलाएंगे। सो एनीवन कुड पुल इट टू डिमांड द जस्टिस। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी में उन्होंने पर्शियन में अपने बारे में लिखा है। एंड ही वॉज द पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट शाहजहां। तो हमें पता है ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। सो 1627 से 1658 तक इन्होंने राज किया। इनके रीन में जो इट इज सेड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, नॉट द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल्स बट द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। The expanded empire through major conquest, जिसमें conquered अहमदनगर, subjected बीजापुर and गोलकोंडा and accepted मुगल suzerainty। तो इस तरह उन्होंने मेजर कॉन्क्वेस्ट किए जहां पर उन्होंने अहमदनगर के ऊपर जीत पाई और इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल एम्पायर के अंडर आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इनका जो सबसे मेन आइकॉनिक चीज मानी जाती है वो है इनके द्वारा इनके टाइम पर बनाया गया ताजमहल, विच वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड वाइफ मुमताज महल। सो ही इट इज लोकेटेड इन आगरा, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है एंड इट इज सेड टू बी द मॉन्यूमेंट ऑफ लव एंड इट इज स्टिल लिस्टेड अंडर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट रूलर जिनका नाम था औरंगजेब, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया। तो आपको स्टोरी याद है, अभी भी हमने पढ़ा था कि ये एक बड़े ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जैसे थे। एग्जैक्टली। सो एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा ही पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका था इनके टाइम पर। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज रीन फाइटिंग वॉर्स एंड क्रशिंग द रिबेलियंस। तो इनका यही काम था, लड़ाइयाँ करो, ये जमीन ले लो, वो ले लो, और जो रिबेलियंस है उनसे लड़ते रहो। He adopted strict and orthodox religious policies which offended Mughals, Marathas and Sikhs and
कांस्टेंट वॉरफेयर ड्रेन्ड द एम्पायर्स रिसोर्सेज। अब क्योंकि हर जगह लड़ाइयाँ ही चल रही थी, हर जगह रिबेलियंस ही थे, तो इनका जो पूरा वेल्थ थी ना वो ड्रेन हो गई इनके समय पर। और यहाँ पर एक आई थी डेक्कन पॉलिसी और फिर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। इनके टाइम पर फ्रॉम 1682 से 1707 तक इन्होंने डेक्कन कैंपेन किया, और इस डेक्कन कैंपेन के टाइम इनकी ट्रेजरी ऑलमोस्ट खाली हो गई। ही फॉट वॉर्स अगेंस्ट गोलकोंडा एंड बीजापुर एंड दो विक्टोरियस इनकी ट्रेजरी एम्प्टी हो चुकी थी, और माना जाता है कि इन्हीं की वजह से ये पूरा एम्पायर डिक्लाइन हुआ। एक तो इनकी इतनी टफ रिलीजियस पॉलिसीज थी, रिलीजियस इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा था, राजपूत से, सिख से, मराठा से लड़ाइयाँ चल रही थी। इस वजह से, इन लड़ाइयों की वजह से, इन कैंपेन्स की वजह से पूरी ट्रेजरी खत्म हो गई। सो हिज पॉलिसीज वीकन्ड द एम्पायर। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी और फाइनली देयर केम द डिक्लाइन। तो इनके टाइम पर, अगर आपको याद हो, हमने अकबर के टाइम पर भी देखा था, तो उस टाइम पर ना ये इतना था, ऑलमोस्ट कुछ ऐसे था। हमारा इंडिया में उनका जो रीन था वो इतना था, ये ऑलमोस्ट नीचे तक देखो, बीजापुर तक, गोलकोंडा तक, ये यहाँ तक पहुंच चुके थे और लड़ाइयाँ करते करते चले गए। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी गई थी बाय अकबर, और इन्होंने इंडियन और पर्शियन सिस्टम्स को मिक्स करके ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। इनके दो मेन एब्सोल्यूट पिलर्स थे। पहला, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द एम्परर की ही चलती थी। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, तो आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग थी इस समय पर। सो एम्परर्स असिस्टेड बाय द ऑफिशियल, जिन्हें डायरेक्टली एम्परर ही अपॉइंट करता था। तो एक एम्परर था, एम्परर के नीचे बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो कि एम्परर को हेल्प करते थे इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में। और इन ऑफिशियल्स को सिलेक्ट भी कौन करता था? एम्परर ही। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर खुद सिलेक्ट करता है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हुआ करता था। अब सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एम्पायर को 15 सूबाज में डिवाइड किया गया था, पढ़ा था हमने अकबर में। तो 15 प्रोविंसेस थी और हर सूबा का एक हेड था जिसे सूबेदार या फिर गवर्नर बोला जाता था, जिसके पास सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की पावर्स होती थी। दूसरा, दीवान, हु वाज द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो जितना भी रेवेन्यू आता था उसको कलेक्ट करता था दीवान, राइट। अब सूबास थे, सूबा के अंडर सरकार थी, सरकार के अंडर परांगन, परांगन के अंडर विलेजेस। तो फौजदार was the one who used to maintain फौजी, राइट। ही यूज्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और रिवोल्ट्स को सप्रेस करना फौजदार का काम था। विलेज ऑफिशियल्स में मुकद्दम होते थे जो विलेज को हेड करते थे, पटवारी होते थे जो लैंड एरिया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते थे, और पुलिस का काम करते थे चौकीदार। ठीक है, आगे बड़ी ही फेमिलियर सी टर्म्स है और नाम, और इनका काम जो है वो इन टर्म्स से ही हम इजीली समझ सकते हैं। फिर था यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था फॉर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पास नोबल्स और ऑफिसर्स होते थे असाइंड अ मनसब या फिर रैंक। तो उनके पास एक रैंक होता था और उन्हें बुलाया जाता था मनसबदार। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपने ट्रूप्स को मेंटेन करना बेस्ड ऑन द रैंक्स। अब कई ऐसे रैंक्स होते थे जिनके पास सिर्फ 10 ही मतलब जो ग्रेड्स थे उनके पास आर्मी होती थी, हॉर्सेस होती थी। कई ऐसे होते थे जिनके पास सिर्फ 10 होते थे और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुआ करती थी 10,000 की। तो बेस्ड ऑन द रैंक्स उनके पास उनके अंडर लोग हुआ करते थे, हॉर्सेस हुआ करते थे। उन्होंने सैलरी को फिक्स किया था और जागीर जो थे, और मतलब जागीर भी दी थी, मतलब लैंड ग्रांट्स भी दी थी जिससे वो पैसे कमा सके। दूसरा, इट कुड बी ट्रांसफर्ड, और रैंक जो था वो हेरिडिटी नहीं था।
अब फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम, सो टोटल 33 ग्रेड्स थे मनसबदार्स के, और जो स्मॉलेस्ट मनसब था उसके पास 10 हॉर्समैन होते थे, और हाईएस्ट के पास 5000, और इवन प्रिंसेस के पास उससे भी ज्यादा होते थे। मनसबदार मेंटेन्स द आर्मी एज पर द रैंक एंड ही हेल्ड द ऑफिस फॉर लाइफ टाइम, लेकिन ये हेरिडिटी नहीं था कि अगर किसी ने रैंक लिया है तो अब उसके जाने के बाद वो रैंक उसका कोई बच्चा संभालेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें लैंड रेवेन्यू में ही चीफ सोर्स ऑफ इनकम था इस समय पर, मतलब 1526 से 1707 तक यही इनका चीफ सोर्स ऑफ इनकम था। इट लेड द फाउंडेशन बाय अकबर, मतलब ये जो फाउंडेशन थी अकबर ने मतलब इसे अकबर ने शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू सिस्टम टोडरमल। तो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, जिन्होंने ये पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था। सिस्टम कंटिन्यूड अंडर द सक्सेसर्स एंड इट वाज लेटर इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश प्रैक्टिसेस। देन की रिफॉर्म्स बाय राजा टोडरमल, तो इन्होंने ना कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की। जैसे सबसे पहले इन्होंने लैंड को मेजर किया, जिसके पास जितनी लैंड थी उसको मेजर किया इन बीघास यूजिंग बैम्बू जेरिब्स, मतलब बैम्बू की रोप से और आयरन रिंग्स की हेल्प से इन्होंने जमीन को मेजर किया। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। अब लैंड को इन्होंने 4 में क्लासिफाई किया। सबसे पहली लैंड पोलज लैंड, मतलब वो ऐसी लैंड जो कंटिन्यूअसली कल्टीवेट होती है, मतलब वहां पर कोई ना कोई क्रॉप कल्टीवेट हो रही है, रेगुलरली कल्टीवेटेड, और कभी भी ऐसे बैरन लैंड की तरह नहीं दिखाई देगी। दूसरी, परावती, जो 1 से 2 साल तक के लिए इट इज लेफ्ट फेलो। देन छाछर, which is left uncultivated for 3 to 4 years, और लास्ट है बंजर जमीन, जो कि 5 साल से ज्यादा तक अनकल्टिवेटेड रहती थी। तो इस तरह लैंड को इन्होंने चार तरह से डिवाइड किया। अब रेवेन्यू कलेक्शन का प्रोसेस भी बड़ा अच्छा था। द असेसमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस है उसके बेसिस पर उन्हें 1/3 उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अब टैक्स वो कैसे भी दे सकते थे, 1/3 वॉज फिक्स्ड। अब टैक्स चाहे कैश में दे दो, चाहे जो प्रोड्यूस है उसे दे दो, तो किसी तरह से भी चलता था। अकबर प्रेफर्ड कैश पेमेंट्स, ठीक है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन अकबर कैश पेमेंट्स को प्रेफर करते थे। फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड अंडर एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल के लिए जो प्राइस था ये फिक्स था। पहले 1 साल के लिए था और उसके बाद इस प्राइस को 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। सपोर्ट टू द कल्टीवेटर्स, अब कई बार ऐसा होता था कि जो प्रोड्यूस है वो अच्छी नहीं हुई है, ड्रॉट्स आ गए, फ्लड्स आ गए, फसल खराब होगी, तो उस केस में टैक्सेस नहीं लिए जाते थे। लोन्स टू ब्रिंग बंजर लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो उसके लिए लोन्स दिए गए। रिमिशन ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ फेमाइन और ड्रॉट, एंड लोन्स फॉर द परचेज ऑफ सीड्स एंड एनिमल्स, तो किसी को सीड्स या एनिमल्स लेने हैं तो उसके लिए भी लोन्स दिए जाते थे। रोल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन थी, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फ्रेंडली और ऑप्रेसिव नहीं होना है। देन इनिशियली एनुअल सेटलमेंट्स होती थी, लेकिन बाद में इन्हें 10 ईयर्स के लिए इन्हें फिक्स कर दिया गया। देन लेड टू प्रोस्पैरिटी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड अबंडेंस ऑफ फूड, तो इससे जो भी फार्मर्स थे वो प्रॉस्पेरस हुए, ज़्यादा बेटर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हुए उनके, और वो ज़्यादा हैप्पी रहने लगे और खाने की भी कोई कमी नहीं थी। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द चैप्टर द मुगल एम्पायर। कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।